दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। हम दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के 2 वीडियोस स्टडी कर चुके हैं। अब इस तीसरे वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित व्यवस्थाओं के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका उल्लेख हमने बोर्ड पे यहां पर कर दिया है। दोस्तों, ये जो वीडियोस बनाई जा रही हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड या हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, इनका पर्पज ये है कि अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेट, लेखपाल या फिर किसी भी एग्जाम को लेकर ले लीजिए, या फिर आप यूपीएससी या यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस कोई भी पीसीएस का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो उसमें आप क्विक रिवीजन के तौर पे इन सबको देख सकते हैं। इसलिए ये मल्टी टारगेटेड वीडियोस बन रही हैं जो लगभग सभी एग्जाम के पर्पस में ध्यान में रखकर आपको सहायक होंगी। चाहे आप 2022 में देख रहे हो, 2023, 24, 25 या जब भी आप देख रहे हो, ये वीडियो उतनी ही यूजफुल होंगी वनडे एग्जाम के साथ साथ सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए भी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में इस वीडियो में हम जिन सेक्शन पे बात करेंगे वो व्यवस्था है। ये व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक सारी चीजें हो सकती हैं, जिसके विषय में छोटा छोटा क्लू रख के हम यहां पर इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीजें 2022 पेट का सिलेबस है। चूंकि ये वीडियो 2022 में बन रहा है, तो ये टॉपिक भी दे दिया गया है कि आप इसमें मेंशन रहे, लेकिन 2023, 2024 अन्य ईयर में यदि आप इस वीडियोस को भी देखेंगे तो भी उतनी ही यूजफुल रहेंगी। हम एक एक शुरू करते हैं। व्यवस्था। अगर व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो यहां सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला उल्लेख आता है वो नगर नियोजन। नगर नियोजन मतलब कि नगरें बहुत नियोजित तरीके से स्थापित की गई थी। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय व्यवस्था थी, अर्थात जिस प्रकार आज वर्तमान में आप स्मार्ट सिटीज की संकल्पना देखते हैं, उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में स्मार्ट सिटीज के रूप में नगर नियोजन की बात की जाती है। अब स्मार्ट सिटीज की बात करें तो यहां इसका मतलब होता है कि रहने का बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधन होना चाहिए, पानी का प्रबंधन होना चाहिए, और इसके साथ ही जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई की बात होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आती हैं। अगर नगर नियोजन की बात करें तो आप ये देख रहे होंगे चेक आकार का चेक बोर्ड आप देख रहे हैं। आपने शतरंज खेला होगा तो उसके हिसाब से देखिए ये बना होगा। इसे बोलते हैं ग्रिड पद्धति। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी, ये बेसिकली सड़कों की बात है, सड़कें इस तरह सीधी सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसलिए यहां पर सड़कें बहुत साफ सुथरी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और ये पूरी सिस्टम ग्रिड पद्धति से बनी हुई थी। अब अगर नगर में भवन की बात करें तो नगर में भवन देखेंगे तो इस भवन में जो प्रयोग होता था वो ईंट का प्रयोग होता था, और वो ईंट पक्की होती थी जिसका नाप 4:2:1 होता था, अर्थात ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का ये कॉन्सेप्ट है। इसके साथ ही मकान जो बनते थे वो आयताकार बनते थे, जैसे आप वर्तमान में आज देख रहे हैं 4 दीवारें होती हैं आयत के आकार में या वर्ग के आकार में। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में भी आयताकार मकान बनता था। अब मकानों की व्यवस्था क्या थी? मकानों में रसोई होता था जैसे वर्तमान में होता है। इसके साथ ही मकानों में देखेंगे बीच में एक आंगन होता था, स्नानागार भी होता था उस मकान में, और आंगन के चारों तरफ अंदर से बरामदा, और उस बरामदे में चारों तरफ कमरे होते थे। जैसे आप पुराने गांव में आप कभी जाइए अपने, तो वहां पर घर पे आप देखेंगे तो बीच में आंगन, आंगन के बाद एक आंतरिक बरामदा, और उस बरामदे से लिंक होते थे क्या, आपके कमरे होते थे जिसमें महिलाएं रहती थीं। अब इन कमरों की संख्या 4 से 5 कमरे होते थे। तो ये हो गया इनके कमरे की व्यवस्था। अब अगर साफ सफाई की बात करें तो प्रत्येक कमरे में जो स्नानागार होते थे उसमें से पानी निकलने के लिए मोरिया मतलब कि नालियां बनी होती थी। ये बेसिकली ढकी होती थी, और ये नालियां आगे जाके मेन हॉल में मिलती थी, और मेन हॉल से पानी आगे सप्लाई होता था, जैसा कि वर्तमान में आप सीवर सिस्टम, गटर सिस्टम देख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने स्मार्ट सिटीज का यहां पर उल्लेख किया। ये सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं। तो कुल मिला के जितनी बढ़िया व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी का था, साफ सफाई का था, उतनी बढ़िया व्यवस्था किसी भी तत्कालीन समय के या उसके बाद की किसी सभ्यता में नहीं मिलता है। अगर साफ सफाई की बात करें तो सड़कें हवा के सम्मुख दिशा में बनती थी, जिससे हवा चले तो सड़कें ऑटोमेटिक साफ हो जाए। तो ये नगर नियोजन में ये सारी चीजें हो गई। अब अगर इसके साथ हम बात करें इन नगर नियोजन में, तो याद रखिएगा जो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे वो 2 टीलों में बटे हुए थे। एक होता था आपका दुर्ग टीला और एक होता था आपका नगर टीला। दुर्ग टीले की बात करें तो वो अपेक्षाकृत काफी ऊंचा होता था, लेकिन वो छोटा होता था, जैसे इतना हो लेकिन इतना ऊंचा हो, और जो नगर टीला हो वो इतना चौड़ा होगा लेकिन अपेक्षाकृत छोटा होगा। तो ये सारी चीजें हैं। पश्चिमी दुर्ग जो है वो अधिकतर, पश्चिमी दुर्ग आपका जो है वो होता था
दुर्ग टीला और जो पूर्वी टीला होता था वो आपका होता था नगर टीला। ये आपके नगर नियोजन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इतना अगर आपने समझ लिया तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में आप स्पष्ट रूप से हो जाएंगे। अब इसके बाद चलते हैं राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था का मतलब होता है प्रशासन की बात। चूंकि एक चीज और देख लेते हैं इसके पहले हम इसको समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मंदिर के साक्ष्य कहीं नहीं मिलते हैं। जब मंदिर नहीं है तो पुजारी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो धार्मिक नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अब वो इसमें करते क्या थे, इसमें वो प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति मतलब जैसे सूर्य हो गया या फिर वृक्ष की पूजा हो गई या शिव के आदि स्वरूप की पूजा हो गई, तो इन सब की वो पूजा करते थे। इस तरह वो धार्मिक प्रकृति के रूप थे, प्रवृत्ति के लोग थे और प्रकृति पूजा करते थे। लेकिन कहीं भी मंदिर में पूजा करने का साक्ष्य नहीं मिलता है, अर्थात वहां पर पुजारी की प्रवृत्ति नहीं थी या फिर पुरोहित वाली प्रवृत्ति नहीं थी। अब धार्मिक प्रवृत्ति में कुछ मूर्तियां मिली हैं। अगर इनका देखा जाए तो कैसे पता चलता है, अगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये कुछ उसके प्लेसेस हैं जो कि पिछले वीडियोस मैंने बता चुका हूं। हड़प्पा की बात करें, यहाँ पर मातृदेवी की मूर्ति मिली है। मातृदेवी की मूर्ति मतलब यह हुआ कि एक महिला है, उसके गर्भ से एक वृक्ष निकल रहा है, तो उसे जननी या उर्वरा की या मातृदेवी की मूर्ति कह दी गई है। मोहनजोदड़ो की बात करें, यहाँ पर पशुपति या आदिशिव की मूर्ति कही गई है, तो भगवान शंकर की बात है। तो यहाँ इसका भी मोहनजोदड़ो से उल्लेख मिला है। जहाँ तक लोथल की बात है, लोथल में नाग पूजा या सर्प पूजा की भी प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि वहां से ऐसे साक्ष्य मिले हैं। अब अगला पॉइंट, इसका मतलब तो ये हो गया वो प्रकृति की पूजा करते थे, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रवृत्ति मिली, वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। लेकिन जब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे तो वो अंधविश्वासी भी थे। जैसे वर्तमान में होता है ना अंधविश्वास टाइप की चीजें, तो उस तरह वहां भी थी। इसका उल्लेख कहां से मिलता है, कुछ ताबीज मिले हुए हैं, तो उससे प्रवृत्ति मिलती है कि ये अंधविश्वासी प्रवृत्ति के लोग भी थे। इसके साथ ही वहां पर लिंग व योनि की पूजा भी की जाती थी, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। वर्तमान में जो कुछ इतिहासकारों का मत है कि वर्तमान में जो शंकर भगवान की पूजा होती है ये इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ये ऐसी मान्यता है। तो ये मंदिर, धार्मिक स्थिति और नगर नियोजन की बात हो गई। अब मंदिर और धार्मिक स्थिति से स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर जो है मंदिर नहीं है तो पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व नहीं है, और इसके साथ ही यहाँ पर कोई शासक वर्ग नहीं है। शासक मतलब कि कोई राजा आक्रमण करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ की व्यवस्था कैसे चलती है, तो यहाँ की व्यवस्था चलती है जनतांत्रिक व्यवस्था, अर्थात सबके समूह के रूप में जो है लोगों के मेल मिलाप से, लोगों के सहयोग से ही वणिक वर्ग या व्यापारिक वर्ग व्यवस्था चलाता है। क्योंकि ये मुख्य रूप से व्यापारिक वर्ग थे जो व्यापार में पसंद करते थे, क्योंकि इस काल में युद्ध के कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, अर्थात ये युद्ध प्रिय बिल्कुल भी नहीं थे। ये मुख्य रूप से व्यापारिक वर्ग था। ये राजनीतिक व्यवस्था की बात हो गई। तो ये तीनों चीजें आपके कंफर्म हो गई, चारों चीजें। अब बात करें यहां पर सामाजिक संगठन, तो इस काल में कुल 3 सामाजिक वर्ग मिलते हैं। जो समाज था वो 3 वर्गों में डिवाइड था। जो पहला वर्ग था वो शासक वर्ग था, जो कि विशिष्ट वर्ग कहलाया, और दूसरा वर्ग जो था वो मध्यम या खुशहाल वर्ग था। इसी को फ्रांस की क्रांति में बुर्जुआ वर्ग भी बोला गया है। ये डॉक्टर, इंजीनियर पेशे से जो भी थे वो व्यापारिक, ये जो है खुशहाल वर्ग था। कमजोर या मजदूर वर्ग, जो कमजोर मजदूर थे, मजदूरी करते थे, बढ़ई हो गए और इसके साथ ही मोची का काम करने लगे, इन सब चीज से संबंधित ये यहाँ की सामाजिक स्थिति थी। अब स्त्रियों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। वास्तव में दोस्तों अपने इतिहास में देखा जाए 2 ऐसे काल हुए हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता का काल और दूसरा वैदिक काल, जहां पर स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी और उनको बराबर सम्मान मिलता था। हालांकि बाद में चलकर उत्तर वैदिक काल से महिलाओं की स्थिति काफी गिरने लगी, कमजोर हो गई। अब स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो ये मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। जैसे वर्तमान में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था चलती है कि बेटे की लोग चाह रखते हैं, प्रॉपर्टी बेटे को जाती है, सारी व्यवस्था बेटों को जाती है, उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। ये एग्जाम में पूछे, इसको समझिएगा। आभूषण की बात करें तो महिलाएं आभूषण पहनना पसंद करती थी। जो इसमें भी 2 वर्ग था। जो संभ्रांत घर की महिलाएं थी वो मुख्य रूप से स्वर्ण के, चांदी के, मणि के इस तरह के पहनते थे। लेकिन जो निम्न वर्गित थी वो सेलखड़ी या इन सब की मूर्ति, इन सब के आभूषण पहनते थे, पत्थर के टुकड़ों के, इस तरह के। अब अगर बात करें व्यवस्था में आर्थिक नियोजन, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे उसमें लेन देन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट या एक बड़ा सा कॉलेज है, आप उस कॉलेज में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए,
वो आपको शिक्षा देते हैं, इसके बदले में आप उनको मुद्रा देते हैं, कुछ फीस देते हैं। आप बनिए की दुकान पे जाते हैं, वणिक वर्ग की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पर आप तेल साबुन प्याज ये सब लेते हैं, साथ में उसे कुछ पैसे देते हैं। तो इसका मतलब कि जो आप वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है उसका माध्यम क्या है, मुद्रा है, पैसा है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में यह व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली थी। जैसे आपको अगर गाँव में याद होगा तो जब गाँव में बचपन में आइसक्रीम या इस तरह की चीज़ें आती थी तो बदले में उसको गेहूं, मतलब उसने हमें आइसक्रीम के रूप में वस्तु दिया, हमने उसे गेहूं चावल अनाज ऐसे दे दिया। ये वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। गांव का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इन सब व्यवस्थाओं को समझने के लिए गांव की व्यवस्था से आप जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्थिक विनिमय प्रणाली थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, और अभी भी मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। धातुओं का विकास तो हो गया था, लेकिन उन धातुओं के रूप में कोई सिक्का, कोई मुद्रा बने, इसका विकास अभी नहीं हुआ है। अब अगर दोस्तों आगे चलें और बात करें लिपि की, लिपि मतलब लिखने का तरीका। जैसे हमारी लिपि देवनागरी लिपि है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हमने बताया था आपको कि ये आद्य ऐतिहासिक व्यवस्था है, अर्थात इस काल में लिपि का विकास तो हो गया था, अर्थात अपनी बातों को वो लिख कर रखते थे या किसी को बताते थे, परंतु वर्तमान में अभी भी हम उसे पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं। तो लिपि का विकास हुआ परंतु पढ़ने में सक्षम नहीं हुए, इसीलिए इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो भाषा तो पता नहीं क्या थी, लेकिन लिखने की शैली जो मिली है वो भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ था, अर्थात कोई 400 अक्षर मिले हैं संकेत के रूप में, जिसमें वो अपनी बात को रखते थे। इसमें भी आप देखेंगे इन 400 अक्षरों में जो चिन्ह अधिकतर यू आकार के हैं और चित्र का अंकन मछली आकार का है। अब इसका क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ नहीं निकाला जा सका है। और लिखने का तरीका क्या है, बूडपेस्ट्रॉन तरीका है, अर्थात ये क्या करते थे, पहले दाएं हाथ से लिखते थे और फिर जहां लाइन खत्म हो, पहले बाएं हाथ से लिखते थे। जैसे हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लिखे, यहां पेज खत्म हुआ, फिर ऐसे ऐसे लिखे, फिर ऐसे ऐसे लिखे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, बाएं हाथ से लिखना शुरू करते थे, दाहिने हाथ पहुंचते थे, जहां खत्म होता था फिर वहीं से ऐसे लिखना प्रारंभ करते थे, फिर जहां खत्म होता था फिर वहीं से लिखना ऐसे प्रारंभ करते थे, फिर जहां खत्म हो, इस तरह। तो ये प्रणाली आपकी जो है वो बूडपेस्ट्रॉन प्रणाली कहलाती, इनके लिखने की ये शैली थी। हम इस शैली को पढ़ने में अभी बिल्कुल भी सक्षम नहीं हुए हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात हो गई। अब अगर बात करें मनोरंजन का, जैसे आज मनोरंजन हम क्या करते हैं, आज हम वाटर पार्क चले गए, और वाटरफॉल जाने वाला हूं तो इसलिए शब्द आ गया मन में, लेकिन हम वाटर पार्क चले गए, वाटरफॉल चले गए, साथ में हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, या आजकल मोबाइल में हम लोग गेम खेलते रहते हैं। इवन मैं नहीं खेलता हूं। तो उनके समय जो मनोरंजन की बात थी वो शिकार करते थे, आखेट करते थे, अर्थात जंगलों में चले गए और जंगलों में जंगली जानवरों को शिकार करते थे, नृत्य करते थे। पासे का खेल, आपने शकुनी मामा का पासे का खेल देखा है ना, वो पासे का खेल, या फिर जो वर्तमान लूडो प्रवृत्ति है, और उसी लूडो में सांप सीढ़ी का खेल होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के इसमें लूडो खेल का भी प्रचलन था, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करें ग्रामीण व्यवस्था, चूंकि वो तो थी नहीं, लेकिन ग्रामीण में क्या कंडीशन था, कृषि और पशुपालन क्या करते थे वो। कृषि के रूप में देखा जाए तो वर्षा आधारित कृषि थी, अर्थात इस समय सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई थी, कहीं भी नहर नहीं, कहीं पर ट्यूबवेल नहीं, कहीं पर पंपिंग सेट नहीं, कहीं पर नालियां बनाकर खेतों की सिंचाई के कोई साक्ष्य नहीं। ये ऐसी फसल उगाते थे जो वर्षा पे आधारित थी, अर्थात ये क्या करते थे, वर्षा के पहले फसल बोते थे और वर्षा समाप्त पे ये काट लेते थे, और पूरी तरह वर्षा पे आधारित इनकी खेती होती थी। कुल 9 प्रकार की फसलें मिली हैं, जिसमें 3 प्रकार की गेहूं और 2 प्रकार के जौ मिले हुए हैं। कपास के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है प्राचीनतम कपास के साक्ष्य। धान की खेती लोथल से मिला है और धान की भूसी रंगपुर से मिला है। इस काल में याद रखिए गन्ने का कहीं साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को गन्ने की जानकारी थी या नहीं थी इसके विषय में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि कहीं भी गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है उनके अंकन में। ये सब जो जानकारी हमें मिली है ये उस काल में खुदाई जो हुई स्थानों में वहां पर मिले चित्रों या वहां पर मिले वस्तुओं से हुई है। कोई लेखन शैली का विकास हुआ था परंतु उसे पढ़ने में हम सक्षम नहीं हुए हैं। अब ये तो हो गया कृषि की बात, मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया। अब पशुपालन की बात करें तो हाँ, वो पशुपालन पशु प्रिय थे, लेकिन याद रखिए इस काल में जो सर्वाधिक प्रिय था एक कुबड़ वाला सांड था। एक कुबड़ वाला सांड क्या होता है, सांड में कुबड़ क्या होता है, मैं यहाँ आपको एक फिगर लगा दे रहा हूँ, फिगर में आप देख रहे होंगे ये पोर्शन उसका कुबड़ है। तो ये उसके लिए बहुत प्रसिद्ध था, सबसे पवित्र चीज इसको मानते थे। और एक चीज और, इस काल में घोड़ा गाय ऊंट इसका
उल्लेख है परंतु कहीं भी साक्ष्य नहीं है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़े का उल्लेख कहीं कहीं मिलता है, लेकिन इसका कहीं पर भी साक्ष्य अंकन नहीं है। हाँ, इस काल में शेर बिल्कुल कहीं नहीं मिली, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शेर की जानकारी थी या नहीं थी, इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, अर्थात नहीं थी। और जहां तक घोड़ा, गाय, ऊंट की बात है तो ये उस समय उपलब्ध था, परंतु इसके साक्ष्य कहीं नहीं मिले हैं। हल्का फुल्का कुछ मिला है तो उसी से ऐसा अनुमान लगा लेते हैं। अब बात करें धातु की, तो निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को धातु का ज्ञान था, क्योंकि इसको एक नाम कांस युगीन भी कहते हैं, अर्थात कांसा, जब तांबे में टिन मिलाते हैं तो कांसा मिलता है। कांसा बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो इसी सिंधु घाटी सभ्यता से पहली बार शुरुआत हुई थी, अर्थात यहां पर धातु का ज्ञान था। धातु में तांबे का ज्ञान था जो कि राजस्थान के खेतड़ी की खान से निकालते हैं। सोना था जो कि कोलार की खान कर्नाटक में आप जानते हैं। सीसा की बात करें दक्षिण भारत में, और लाजवर्द मणि ये कश्मीर से आता था, और टिन जो है वो अफगानिस्तान से आता था। तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपके काफी काम की चीज हो सकती है। अब बाट की बात करें, बाट मतलब जो हम नापते हैं, जो कोई वस्तु लेने आप मार्केट में जाते हैं, बटखरा जानते हैं ना, बटखरा 2 किलो का वेट, 3 किलो का वजन, उसी को बाट कहते हैं। ये बाट घनाकार होते थे और इसके साथ ही 16 के गुड़ज, जैसे वर्तमान में बाट क्या है, आधे किलो का है, 1 किलो का, 2 किलो का, 4 किलो का, ये 16 के गुड़ज में था, अर्थात 16 का बटखरा वो बाट होगा, 32 का होगा, 64 का होगा, जो भी 16 के टेबल में आ जाए उस तरह के बाट यहां पर होते थे। अब इसके साथ ही बात करें मृदभांडों की। मृदभांड मतलब मिट्टी से बने बर्तन। ये मिट्टी से बने बर्तन अच्छी तरह पकाए होते थे, इसका मतलब उस समय चाक का आविष्कार हो चुका था और उसी चाक पे मिट्टी के बर्तन बनते थे। ये बर्तन बनाने की विधि क्या थी, टेरोकॉड विधि थी, अर्थात मिट्टी को अच्छी तरह गूंथ लेते थे और गूंथ कर उसमें कंकड़ पत्थर निकाल लेते थे और फिर उसे गुथे हुए लुगदी टाइप की मिट्टी से जो है मृदभांडों का विकास किया जाता था। अब इन मृदभांडों की बात करें तो इन मृदभांडों में दैनिक जीवन की वस्तुओं को वो सजो कर रखते थे, ये इस काम आते थे। अब ये मृदभांड जो है इस पे पॉलिश होती थी। ये पॉलिश कैसी होती थी, मृदभांड पूरे लाल कलर के रंगे होते थे और उसी लाल कलर से पुते मृदभांड पर जो है ब्लैक कलर की चित्र बनाए जाते थे। ये मृदभांड के विषय में जानकारी हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं मूर्तियों की बात। तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल में 3 प्रकार की मूर्तियां बनती थी। एक मूर्ति धातु से बनती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि धातुओं में कांसे या इन सब का प्रयोग किया जाने लगा था। तो धातु की मूर्ति, प्रस्तर की अर्थात पत्थर की मूर्ति, और मृण अर्थात मिट्टी की मूर्तियां बनती थी। याद रखिएगा, ये मिट्टी की मूर्तियां हैं और मिट्टी के ये बर्तन हैं। अब मूर्तियों में यदि धातु की मूर्ति की बात करें तो धातुओं में कांसे से मूर्तियां बनाई जाती थी या अन्य धातु से बनाई जाती थी। मैंने आपको बताया पूरी सभ्यता कांस्युगीन सभ्यता थी, इसमें तांबे के साथ टिन मिलाकर बनाने का साक्ष्य मिलता है। अब इस जो धातु की मूर्ति बनती थी उसकी विधि का नाम था लुप्त मोम विधि। लुप्त मोम विधि क्या होता है कि देखिए, मोम की एक मूर्ति बना लेते थे, उसके ऊपर जो है चिकनी मिट्टी का एक लेप चढ़ा देते थे और बाद में नीचे एक छेद रहता था। बाद में उस चिकनी मिट्टी से जो मोम की मूर्ति ढकी रहती थी उसको फिर ये क्या करते थे, गर्म करते थे। तो गर्म करने पर अंदर का मोम जो है वो पिघल जाता था और नीचे जो है मूर्ति के आकार का सांचा बना रहता था। बाद में उसी में धातु मिलाते थे और धातु जब मूर्ति का आकार ले लेता था तब ऊपर की जो मिट्टी थी उसको तोड़ के हटा देते थे और वो उस धातु की मूर्ति बन जाती थी और इसका नाम था लुप्त मोम विधि। धातु की मूर्ति जो मिली है वो एक मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसमें नर्तकी की एक नग्न मूर्ति मिली है और दैमाबाद में जो है कांसे का रथ मिला है जिसको एक आदमी खींच रहा है। अब पत्थर की मूर्ति की बात करें तो प्रस्तर में 2 प्रकार की मूर्तियां बनी हैं। मोहनजोदड़ो जिसमें भेड़ा मूर्ति मिली है और हड़प्पा जिसमें नृत्य करता युवक की मूर्ति मिली है। इसके साथ ही मूर्तियों की यहाँ भी बात हो गई। हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से पशुपति आदि शिव की मूर्ति मिली, ये सारी चीजें हैं। अब मृण मूर्ति की बात करें तो मतलब मिट्टी से बनी मूर्ति की बात करें, इसमें पुरुषों की मूर्ति मिली है, वृक्ष, पशु पक्षियों का भी अंकन हुआ है। लेकिन अगर पुरुषों के यदि मनुष्यों की मूर्तियों की बात करें उसमें पुरुषों की मूर्तियां कम मिली हैं और महिलाओं नारियों की मूर्तियां ज़्यादा मिली हैं और नारियों की मूर्तियों में भी कुंवारी कन्याओं की मूर्तियां बहुत ही ज़्यादा मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें मूर्तियों के विषय में थी। इसके साथ ही 1-2 चीज़ और जान लीजिए। इस काल में शिल्प उद्योग का विकास हो चुका था। शिल्प के रूप में इस काल में सूती वस्त्रों का बहुत ही
अच्छा उद्योग था और साथ में इस युग में जो है विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि मेसोपोटामिया और मिस्र से ये विदेशी व्यापार होते थे। तो दोस्तों ये आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था के बारे में एक बहुत ही कॉम्पैक्ट में जानकारी थी, जो कि लगभग 18 से 20 मिनट के बीच के में आपको सारी चीज़ें बता दी गई, सारी ज़रूरी चीज़ें आपको बता दी गई हैं और शॉर्ट में बता दी गई हैं। इसलिए आप इसको अगर 20 मिनट देख लेंगे तो आपकी ये चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएंगी। इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 2 और वीडियोज़ भी हैं, उसको भी आप जाके देखिए। अभी लास्ट में एंड स्क्रीन में उसका मेंशन कर दिया जाएगा। और इस प्रकार इन वीडियोस को आप देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में एक बेहतर समझ आपकी बनी रहेगी। तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ते रहिए और चैनल पे बने रहिए। और अगर चैनल में जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके विषय में आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और चैनल को निश्चित रूप से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे चैनल के संबंध में और बेहतर प्रयास किया जा सके। आप चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए सृजन सिविल सर्विसेज। धन्यवाद।